नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम आम चुनाव 2024 राज्य नीति। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राज्य नीति यानी कि राज्यों की चुनावी राजनीति, यानी कि अलग अलग राज्यों में क्या है आम चुनाव का समीकरण। इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसी एक राज्य में चुनावी हलचल और स्थिति की। तो आज से हम आपके लिए इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज बात सबसे अधिक सीटों वाले राज्य और सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश की। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसा है चुनावी समीकरण। आप लोगों की जरूरतों को खास तौर पर ध्यान में रखते हुए हम ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता और खास मेहमान भी। लेकिन पहले देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल इन दिनों, आज और आज के आसपास इन दिनों कैसी चुनावी हलचल है। सबसे पहले उसी को देखते हैं। जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। 2024 के रण को लेकर बीजेपी ने रणनीति साफ कर दी है। पार्टी को जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन वो जो तय टारगेट है 400 के पार वाला, उसके पहुंचने की कवायद में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उधर बिहार में जेडीयू की एनडीए में वापसी के बाद अब जयंत चौधरी भी आरएलडी जो है वो भी अब एनडीए में शामिल होने का उन्होंने औपचारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया है। सुनिए पहले। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा। और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। तो आखिरकार आरएलडी ने, जयंत चौधरी ने औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के फैसले के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा के रूट में भी बदलाव हो गया है, असर दिख गया है। राष्ट्रीय लोकदल और इंडिया गठबंधन के बीच, जो इंडी गठबंधन है, उनके बीच दूरियां बढ़ने की खबरों के बाद यह फैसला लिया गया है। अब राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी यूपी में नहीं जाएगी। यात्रा के बारे में अब संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। तो ये बदलाव दिख रहा है रूट में, क्योंकि वहां की राजनीति बदल गई है। और जिस तरह से आरएलडी बदल गई है, यह यात्रा के कार्यक्रम में 4 दिन की कटौती कर दी गई है। इस यात्रा के कार्यक्रम में अब यह यात्रा उत्तर प्रदेश में 16 से लेकर 21 फरवरी तक ही रहेगी। तो ये इफेक्ट, असर दिखाई पड़ रहा है आरएलडी फैक्टर का। इसमें जानकारों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कामयाबी का बड़ा फॉर्मूला 2 समुदाय का गठबंधन तय करता है। तो जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह जाटलैंड में अजगर यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, और मजगर यानी मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत। इस फॉर्मूले के सहारे अपनी पूरी राजनीति उन्होंने की और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए चौधरी चरण सिंह जी। तो यह कामयाबी का बड़ा फॉर्मूला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पूरा फोकस एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, इसी पर उनका पूरा फोकस है कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने प्रभाव को, अपने असर को बढ़ाया जाए। और जरा देखिए कुछ और दिलचस्प बातें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट, मुस्लिम और दलित वोटरों का दबदबा है। तो ये साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने दलित और जाट को जोड़कर रखा। कुछ और आंकड़े दिलचस्प हैं। इस इलाके में लोकसभा की कुल 23 सीटें हैं। साल 2014 में बीजेपी पश्चिमी यूपी के सभी सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जब अपने दम पर 71 और सहयोगी को 2 सीटें, यानी कुल 73 सीटें आई थी उस बार। वहीं साल 2019 की बात कीजिए तो यहां पर बीजेपी को 7 सीटों का नुकसान हो गया था।
बीजेपी की अपनी सीटें घटकर 62 रह गई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो इंडी गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन, उन्होंने एक कोशिश की थी इस इलाके में पकड़ बनाने की, लेकिन अब जो वहां पर चुनावी बदलाव दिखाई पड़ रहा है उससे ये लग रहा है कि एनडीए एक बार फिर से काफी आगे निकल सकता है, क्योंकि आरएलडी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है। तो ये तो बात रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अब जरा पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में चुनावी नतीजे कैसे रहे थे। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। 2019 में 16 सीटें और 2014 में 20 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी ने 2019 में 16 सीटें और 2014 के चुनाव में 20 सीटें जीती थीं, और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 के चुनाव में उनको एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ये जो पूरब का इलाका है, यहां बहुजन समाज पार्टी का वोट है, और पिछली बार इसलिए भी 5 सीटें जीती थी क्योंकि बीएसपी और एसपी दोनों का गठबंधन था। अपना दल ने साल 2019 में 2 सीटें और 2014 के चुनाव में 1 सीट जीती। अपना दल जो एनडीए का पार्टनर है, एनडीए का सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है। सपा ने 2019 और 2014 दोनों में केवल 1 सीट यानी आजमगढ़ जीती। ये आजमगढ़ जो है ये सपा का किला रहा है। ऐसे आजमगढ़ सपा का किला था, लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उस किले को भी तोड़ दिया था, आजमगढ़ को भी और रामपुर को भी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 10 सीटों पर जाट मतदाताओं का अच्छा और असरदार प्रभाव है। ये सीटें हैं बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, आगरा, हाथरस, अमरोहा और मुरादाबाद। ये देखिए, ये कुल मिलाकर के 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर कि बिल्कुल जाट मतदाताओं का असर है। और आप ज़रा पिछले कुछ दिनों के जो डेवलपमेंट रहे हैं, जो कुछ बदलाव हुए हैं, उसको ज़रा ध्यान में लाइए। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान मिला, और उसके बाद से जयंत चौधरी की जो आरएलडी है वो उसने अब औपचारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया है। तो ये जो समीकरण है, एक तो सबसे पहले कि आंकड़ों के आईने में पहले का क्या समीकरण है, और अभी वहां जो कुछ घटनाएं घट रही हैं उसका क्या असर पड़ेगा, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास तौर पर यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत अवधेश सर। और साथ में हमारे साथ अभय कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभय कुमार जी आपका भी। मैं आप दोनों के जरिए इसी चीज़ को समझने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए, एक का पहले से बातें तो चल रही थी कि आरएलडी आ सकती है, लेकिन अवधेश सर पहले आपके पास अगर आऊं, आरएलडी को तो अखिलेश यादव ज्यादा सीटें दे रहे थे। अब जो चर्चा है उसके मुताबिक शायद उनको उतनी सीटें एनडीए में नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एनडीए में आने के लिए फैसला कर लिया। क्या आपको लगता है कि किस वजह से यह फैसला हुआ और इसका असर कैसा पड़ेगा? देखिए, किसी कमजोर और गरीब आदमी के साथ रिश्तेदारी कोई करना नहीं चाहता है, मजबूरी हो जाए तो अलग है। हाँ, हम लोग भी अपनी रिश्तेदारी के लिए ढूंढते हैं कि कोई अच्छा संपन्न परिवार हो। तो राजनीति में भी ऐसे ही होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में वातावरण नहीं होता तो आरएलडी क्यों छोड़ के आती? आखिर वो तो राज्यसभा में है एक, और सपा के वोट से गए हुए हैं जयंत चौधरी। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये मान लेना कि जयंत चौधरी के आने से ही बीजेपी उधर मजबूत होगी, ये भी ठीक नहीं है। जब नहीं थे तब भी पिछली बार 23 में से 16 सीटें तो बीजेपी जीती ही थी। बसपा सपा का गठबंधन थोड़ा सशक्त था, मुसलमानों का वोट वन साइडेड हुआ, यादवों का हुआ, थोड़ा बहुत मिल गया था, तो 7 सीटें दोनों ने जीत ली थी। इस समय ओवर देखिए, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण वातावरण क्या है? उत्तर प्रदेश का संपूर्ण वातावरण यह है कि जी, अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों मामले इस समय गर्म है। वो तीनों मामले गर्म है, और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एक
एक मैं समझता हूं कि आलोड़न है। अयोध्या का तो संपूर्ण देश और दुनिया में हिंदुओं पर असर पड़ा है। जिले जिले से लोग वहां जा रहे हैं। इस माहौल को सभी ने देखा है कि अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक हिंदुत्व का एक वातावरण बना हुआ है वो बिल्कुल सबको प्रभावित किया है। और जो जिन पार्टियों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया उनके कार्यकर्ता वहां मिल जाते हैं। मैं तो था 4-5 दिन वहां और उस समय बता रहे थे कि हमारी पार्टी ने गलत किया है। तो एक ऐसा वातावरण है। और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस पूरे एरिया में जो वातावरण बना था, तो जब बीजेपी लगातार 2 चुनाव लोकसभा का जीत गई है, 2 चुनाव विधानसभा का जीत गई है, तो सबको मालूम है। इसलिए जयंत चौधरी के आने से केवल इतना अंतर हुआ है कि देश स्तर पर जो INDIA का एक जो था कि वो बनने वाला है, वो उसका नीतीश कुमार के बाद दूसरा विध्वंस हुआ कि नहीं भैया। INDIA में कोई विचार नहीं, उसमें जो मूल झटका है कि उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी होती तो ये लोग घूम के नहीं आते थे। ये जो एक संदेश नरेंद्र मोदी देना चाहते थे वो दिए हैं। वो संदेश मिल रहा है। मैं लौटता हूं आपके पास और आपसे जरूर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैं बता दूं कि हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले जरा अभय कुमार जी का एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद विकास आपके पास। अभय जी, ये हम जानते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ का जो चुनावी समीकरण है काफी मिलता जुलता समीकरण आसपास में भी, हरियाणा में भी कुछ इलाकों में, पंजाब में कुछ इलाकों में, राजस्थान में कुछ इलाकों में वो समीकरण है। तो ये जो बदलाव हुआ है, आपको लगता है कि जो कहते हैं ना, जैसे कि जहां पर ये होता है, कंपन होता है, तो आसपास में भी काफी असर पड़ता है। आपको लगता है कि आसपास में भी इस बदलाव का असर दिखाई पड़ेगा? म्यूट है अभय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट कीजिए अभय जी। अब बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज, अब बोलिए। अभय, ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकदल आखिरी बार 2000 पिछले 2 बार से चुनाव, आखिरी बार 2009 के लोकसभा चुनाव में सीट जीती थी। उस समय इसका भाजपा के साथ अलायंस था, 7 सीट लड़कर के 5 सीट जीती थी। तो अब 2 चुनाव में 2014 और 2019 में रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो तब जबकि वो अलायंस पर रहते थे, पिछले इलेक्शन में उनका अखिलेश यादव के साथ अलायंस था। तो अब अखिलेश यादव, अब जयंत चौधरी को ऐसा लग रहा है कि इस बार भी लगातार 2 इलेक्शन में मैं शून्य पर आउट हो रहा हूँ, इस बार भी शून्य पर आउट हो जाऊँ। तो उनको ऐसा लगा कि हमको बीजेपी के साथ जाकर के ज्यादा अच्छा हमको मिलेगा। उसके बाद उनके जो 8 विधायक वहां पर है, उनको भी कुछ मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है, बीजेपी के साथ उनका ज्यादा अच्छा करियर होगा। और कि अब मुलायम सिंह का एरा समाप्त हो चुका है, मुलायम सिंह अब है नहीं, अब अखिलेश यादव के वो ऐसी राजनीतिक मौजूद है नहीं। तो अब हकीकत यह है कि अब समाजवादी पार्टी को पहले की तरह हम लोग अगर तुलना करें, पहले की तरह समाजवादी पार्टी है, तो ऐसी बात नहीं है। तो अब आने वाले समय में बीजेपी का स्पेस बढ़ेगा, उनका स्पेस कम हो रहा है। तो इस स्थिति में जयंत चौधरी ने अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने कदम उठाया। और एक बात मैं और बताऊं, जाट आर एग्रेसिव वोटर, जाट जो है एग्रेसिव वोटर होते हैं। उनके साथ क्या होता है कि वो अपने साथ साथ छोटे छोटे तबके के लोगों को भी वोट करवाते हैं। तो जाट का पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान में अगर बीजेपी के साथ जुड़ना बीजेपी के लिए एक वोट बैंक तो पहले से भी था, लेकिन ज्यादा एग्रेशन के साथ, ज्यादा एक ऊर्जा के साथ वोट करना यह बीजेपी के लिए एक अच्छी बात होगी और बीजेपी को इसका फायदा अगले चुनाव में मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप जो संभावना जता रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब ये फैसला किया गया है ना, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखा गया है और उसके बाद बड़े नेताओं के द्वारा ये फैसला किया गया है। मैं लखनऊ का रुख करता हूँ विकास सिंह। विकास, जयंत चौधरी ने आखिरकार, चर्चा तो काफ़ी दिनों से थी, आखिरकार कह दिया, ऐलान कर दिया कि एनडीए के साथ जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी, जिसने कि एक तरह से फाइनल कर दिया था कि 8 सीटों पर जयंत चौधरी लड़ेंगे, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस ऐलान के बाद या इस शिफ्टिंग के बाद, जयंत चौधरी की शिफ्टिंग के बाद? देखिए लालचंद जी, अब समाजवादी पार्टी इस बारे में ज़्यादा बोलने लायक बची नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा आरएलडी की नाराजगी बढ़ गई थी। समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी कुछ एक सीटें ऐसी हों जहाँ पे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आरएलडी का कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाए। उसको लेकर इन दोनों दलों के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी और उसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समीकरण बदला और आज आरएलडी अब एनडीए के साथ
जा रही है। हम देख रहे हैं इसका असर। मैं भी बताना चाहूंगा कि पश्चिम में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूती से 19 में भी चुनाव लड़ी थी, 14 में भी काफी ज्यादा लड़ी थी, लेकिन 19 के चुनाव में मुरादाबाद मंडल की कई सीटें हैं जिन पे जो है कह रहे भारतीय जनता पार्टी सफलता नहीं पा पाई थी, क्योंकि इस पूरी जगह पर आरएलडी की भी वोट बैंक में अच्छी खासी पैठ होती है। तो इस जगह पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। ठीक है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से संजोने का काम नहीं कर पाई जी, जो उनके साथ थे वो एक एक करके उनके साथ चले गए, कोई किसी बात पे चला गया, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हो, चाहे ये रहे हो, चाहे तमाम छोटे दल रहे हो। अब वो एक बार नए सिरे से कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अमेठी रायबरेली में शामिल होने की बात कही है, क्योंकि अब उनके पास रास्ते बहुत कम बचे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रयोग किया तो वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव इससे पहले कांग्रेस से गठबंधन कर चुके थे, उसके बाद तमाम तरह के कॉम्बिनेशन बने, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और उनको सफलता नहीं मिली। ठीक है, मैं लौटता हूं, आपके पास बने रहिएगा और चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा देख लेते हैं कि वहां पर जो अलायंस यानी गठबंधन का समीकरण है वो अब किस तरह से उभर करके आ रहा है। तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अपना दल सोनेलाल वाला जो गुट है वो, आरएलडी जयंत चौधरी वाली, निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ये आप देख लीजिए, ये 4 बीजेपी के प्रमुख गठबंधन सहयोगी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। इन 4 पार्टियों के साथ गठबंधन, इनमें आरएलडी को छोड़कर सभी दल पूर्वोत्तर या फिर उसके आसपास की पूर्वांचल की पार्टियां हैं, ये आरएलडी को छोड़कर के। तो ये जो समीकरण बनेगा, ऐसा लग रहा है कि जब तक जयंत चौधरी की पार्टी नहीं आई थी तब तक पूर्वांचल में तो बीजेपी ने एक गठबंधन बना लिया था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन सहयोगी की तलाश थी। तो ये जो गठबंधन बना है, अब इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं और साथ में अभय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। मैं अवधेश जी आपके पास एक बार फिर से आता हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अब आरएलडी का सहयोग बीजेपी को मिला है। हमने देखा है जब कभी भी बीजेपी और आरएलडी साथ आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अवधेश जी, तो एक तरह से कई बार क्लीन स्वीप का मामला बनता है, क्योंकि ऐसे भी बीएसपी जो है इस समय चर्चा है कि अभी बिल्कुल एक तो अकेले लड़ रही है, दूसरा थोड़ी वो कमजोर पोजीशन। बीएसपी तो पिछले कई चुनावों से वो लगती ही नहीं कि ये पुरानी पार्टी है जिस ढंग से वो लड़ रही है, और उसका कोई एक मतलब मेजॉरिटी एक जाति का वोट उसका अभी इंटैक्ट है जो मायावती जी की जाति है। मैं तो पूरे यूपी के विधानसभा चुनाव में घूम रहा था और काफ़ी घूमा, लोगों से बात कर रहा था, हालांकि उसमें भी कह रहे थे कि सरकार किसकी आनी चाहिए, तो बोले सरकार तो जोगी की आनी चाहिए, लेकिन हम लोग तो बहन जी को ही वोट देंगे। तो ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता भी लोगों को चेंज करती है। तो लोकसभा चुनाव की परिस्थितियाँ ऐसी होगी। देखिए, अगर हम केवल समीकरणों के आधार पर बात करते हैं तो केवल मैं इतना ही कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक दल के भाजपा के साथ आने के बाद जिसको जाट वोट कहते हैं या जाट के साथ कुछ और जो आरएलडी के कोर वोटर रहे हैं, हारने के बावजूद उनको जो वोट मिलता रहा है वो अब कंप्लीट कंसोलिडेट हो जाएगा। तो कुछ क्षेत्रों में उसका असर पड़ेगा, उतना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि बागपत ही बीजेपी जीत गई थी, मुजफ्फरनगर बीजेपी जीती थी, कैराना बीजेपी जीती थी, बुलंदशहर बीजेपी जीती थी, गाजियाबाद और मेरठ तो जीती ही थी। तो ये नहीं है कि बीजेपी और जीती नहीं थी, लेकिन इसका एक दूसरा असर यह होगा कि पूरे देश में जो गठबंधन का और खासकर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो राजस्थान और हरियाणा जो आपने कहा बेल्ट लगा हुआ है, उन सब जगह एक संदेश जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव संदेश लोकसभा चुनाव के दृष्टि से देखें तो पहले पड़ा है, और इसका वोट पर भी असर पड़ेगा और सबसे की विपक्ष की मानसिकता पर असर पड़ेगा। जो लोग बाएं दाएं हो रहे थे कि कहां वोट देने जाए, उनको लगे कि अरे भैया यही जीतने वाला है, अब उधर खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अभय कुमार जी, जिस तरह से हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात की कि आरएलडी के गठबंधन से इस इलाके में तो पड़ेगा, आसपास के दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा, लेकिन जिस तरह पहले से 3 पार्टियों के साथ पूर्वांचल में बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए है वहां पर मजबूत, और उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिखाई है। इस बार भी ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस दूर आएगी, और इसलिए भी क्योंकि पिछली बार आजमगढ़ और आजम के गढ़ रामपुर को तोड़ दिया था बीजेपी ने उपचुनाव में।
जी देखिए, अवधेश जी जैसा बता रहे हैं बिल्कुल सही। मैं उनकी बातों को कनेक्ट करते हुए मैं आगे की बात बता रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी कभी भी रिस्क की राजनीति करती नहीं है। अगर आपको याद हो, मैं बिहार से कनेक्ट करूंगा कि पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास 22 सीटिंग एमपी थे, लेकिन भाजपा 17 सीट पर लड़ी और अपनी जीती हुई सीटें उसने जेडीयू को दिया ताकि जेडीयू के साथ उसका अलायंस हो सके और वोट का मतलब वोट को ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट कर सके। वही स्थिति बीजेपी यूपी में या अन्य राज्यों में भी करने जा रही है। यूपी में अपनी कुछ जीती हुई सीटें वह आरएलडी को देगी। क्यों? क्योंकि वोट का अगर कोई बिखराव की संभावना हो, 5 साल का नहीं 10 साल का इनकम्प्लीसी का फैक्टर सामने में है, तो बीजेपी इसमें थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी चाहती है कि भैया अगर कोई वोटर हमसे टूटने की मैंने मुहाने पर भी तो टूटने न दे, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े। और आपको की बात करें तो छोटे छोटे दल, बिल्कुल मैंने असर इनका असर कम होता है। लेकिन एक बात है कि वो छोटे छोटे दल का समर्थक या सिंपैथाइजर छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत जगह बटे होते हैं। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल 2-4% वोट भी जुड़ते जुड़ते बहुत असर पड़ जाता है, बहुत बदलाव आ जाता है उससे। मैं आगे बढ़ करके 2019 की बात करूंगा कि कैसे एसपी बीएसपी में गठबंधन हुआ था, फायदा हुआ था। उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे विकास सिंह से लेनी है। विकास, खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी ने 4 दिनों की अपनी यात्रा कम कर दी है। ये जयंत चौधरी वाले फैक्टर का असर है क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी हमने देखा था, जब पहले चरण की न्याय यात्रा थी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत ही कम समय दिया था। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों का अपना ऐलान किया था, 16 उम्मीदवारों का, उसके बाद कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी काफी तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। उन्हीं के चेहरे पे, उन्हीं के नीचे चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये इस बात से स्पष्ट होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका दखल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमने देखा जिस तरीके से पिछली बार उनकी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी यहाँ के प्रभारी रही और परिणाम जगजाहिर है किस तरीके से आए उत्तर प्रदेश में, तो वो जान रहे हैं यहाँ पर कुछ मेहनत करने से उनको फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके से काम होता है, विकास के काम होते हैं, या राजनीति में जो यहाँ पर विषाद बिछी हुई है, उसमें कांग्रेस की कोई बड़ी भूमिका कुछ सीटों पर नजर नहीं आ रही है। उनको अपने गढ़ रायबरेली अमेठी बचाना इस बार मुश्किल हो रहा है। उसमें लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से सहयोग लेते थे। उसमें भी अमेठी वो चुनाव पिछली बार हार गए थे। राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। ठीक है, लौटता हूं। और जैसा कि 2019 की बात विकास भी कर रहे थे कि अमेठी नहीं बची थी, तो 2019 की बात करते हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उस समय बड़ा चला था, बुआ बबुआ का कॉम्बिनेशन। वर्तमान स्थिति में सपा इंडी गठबंधन के तहत लड़ रही है, लेकिन मायावती अकेली ही 80 सीटों पर इस बार ताल ठोक रही हैं। तो यूपी में इंडी गठबंधन में कांग्रेस सपा के साथ अपना दल कमेरावादी, ये अपना दल का एक और फ्रैक्शन है, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ी थी। आरएलडी को तो कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन बसपा ने 10 सीटें जीती थी और सपा ने 5 सीटें। सपा के सदस्यों की संख्या पहले की तरह 5 ही रही थी, लेकिन बीएसपी के सदस्यों की संख्या 0 से बढ़कर 10 हो गई। तो चुनाव के ठीक बाद हमें याद है कि किस तरह से बुआ और बबुआ दोनों में लड़ाई हो गई थी इस मामले को लेकर के। तो विपक्ष वहां पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। अवधेश जी, हमने ये आंकड़ा देखा कि किस तरह उस बार तो मायावती अच्छा फायदा उठा ले गई थी, लेकिन इस बार जो चुनावी समीकरण वहां पर बन रहा है, आपको लगता है कि वो सीटें जो मानी जाती थी कि भाई रायबरेली अमेठी कांग्रेस की, इधर मैनपुरी आजमगढ़ ये सब सीटें सपा की, आपको लगता है कि बीजेपी अब वहां भी जाकर के चोट कर रही है? देखिए, पिछली बार के चुनाव में एक वातावरण बनाया गया था कि राफेल के कारण, बाकी के कारण शायद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट गई है। तो वो हालांकि परिणाम ने दिखा दिया कि वो गलत था, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा होगा। और जो भाजपा के और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वोट थे ना, वो कंसोलिडेट हो गए, कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए, किसी के पक्ष में नहीं गए, वो बसपा सपा के लिए कंसोलिडेट हो गए। 19% मुस्लिम वोट हुआ, यादवों का भेंट, जाटों का छोटा सा, तो इसके कारण दोनों को कुछ सीटें आ गई थी। लेकिन बीजेपी ने तब भी कहा था जब हुआ कि बहुत बड़ी चुनौती आपके पास है, क्योंकि दोनों दो बड़ी पार्टियां जिनका वोट मिला दिया जाए तो आपके बराबर है, आपसे ज्यादा हो जाता है। तो अमित शाह जी ने कहा था कि हम 50% वोट के लिए लड़ रहे हैं और 49.5% वोट बीजेपी ने प्राप्त किया था। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे अभय कुमार जी के लिए दीजिए। फ्रंट फुट पर खेल रही है बीजेपी। अभय कुमार जी,
जी बिल्कुल, बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन एक डेडिकेशन के साथ। उसका है कि भैया हम अपनी जीती हुई सीटें भी किसी को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे किसी सीट लेनी है। ठीक है। वह गिव एंड टेक, मतलब दोनों की बागपत बात दे है। ही और रहे हैं। अगर जी। वक्त हो, अमेठी और रायबरेली सीटों पर 2022 में जो विधानसभा चुनाव ठीक है। हुए, अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों को जोड़ेंगे, बिल्कुल। तो एक सीट पर तीसरे नंबर पर और सीट पर चौथे नंबर पर आ रही है। तो बिल्कुल, वहाँ पर बिल्कुल। पूरी तरह संभावना। तो जिस तरह ओके। समीकरण बदला है ना, उत्तर प्रदेश में कुछ जो सर्वेक्षण भी आ रहे हैं, सर्वे भी, वो 70+ बीजेपी एनडीए को दे रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो काफी अहम है, वो मिशन 2024 में क्या तस्वीर उभरेगी, उस पर हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हम इसी समय आपके लिए अलग अलग राज्यों से राज्य नीति यानी राज्यों की चुनावी राजनीति पर यह विशेष कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, अभय जी और विकास, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।